for a reaction, initial concentration of reactant is initial concentration of reactant became 0.08 m to 0.04 m in 10 minutes. इन 10 मिनट। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप फिलिंग पे जाना, वर्ड्स पे मत जाना, ठीक है, मिनट। देन हाउ मैनी टाइम रिक्वायर्ड, देन हाउ मैनी टाइम रिक्वायर्ड to how many time required to concentration become, how many time required for concentration become 0.01 m। ये दो क्वेश्चन है, फटाफट अपन इनको सोल्व करते हैं, ठीक। चलो देखो, What is the ratio of time required for completion of 99% and 90% of a first order reaction? अब क्या करना है, एक तो 99% कंप्लीट होने में आपको टाइम निकालना है और एक 90% कंप्लीट होने में टाइम निकालना है। दोनों का रेशियो लेना है। रेट कांस्टेंट तो दोनों में सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो में आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। देखो भाई, वही करना है। 8 पॉज करके आई होप आपने कर लिया होगा, मैं वही बात बार बार नहीं कहूँगा, आप वैसे ही बहुत ज़्यादा समझदार हो। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी 100, 0। t इज इक्वल टू पूछा है, क्या पूछा है, t 99% इज इक्वल टू पूछा है कितना आएगा, ठीक। कितनी कंप्लीट हो रही है, 99%, कितना बचेगा 100 माइनस 99। एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 0 पे 100, 0। क्या पूछा है, t 90% पूछा है, कंप्लीट कितनी हो गई 90%, कितना बचेगा 100 माइनस 90, ठीक। निकालो, t 90% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log 100 ओवर 1। 99 में से 100 में से 99 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो आपके पास आ गया t 99% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 इंटू 2, ठीक। इक्वेशन 1 आप यहाँ लिख सकते हो, log 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ थी, वैसे मैंने बता दी, आपको पता होना चाहिए इस बात का, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। इधर चलो, अब क्या निकालना है, t 90% निकालना है। क्या आएगा 2.303 ओवर K1 log इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100 है, ठीक है। फिर कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या आ जाएगा, t 90% इज इक्वल टू कितना आएगा 2.303 ओवर K1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, t 90% ओवर t 90 इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 ओवर K1 इंटू 2 इंटू K1 ओवर 2.303। ये तो ऊपर वाला, नीचे वाला इसका नीचे लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके K1 से K1 मरा, 2.30 से 2.30 मरा। क्या आया, t 99% ओवर t 90% इज इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है। यहाँ से आप ये कह सकते हो t 99% इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ t 90%, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आ गया है, समझ में आ गया होगा। ये दोनों इक्वेशन क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। दोनों इक्वेशन क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन।
मेरा हाथ में थोड़ा सा लिखते लिखते तो दर्द होने लग गया है। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 0.8 m to 0.4 m इन 10 मिनट्स। ध्यान रखना, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें क्या कह रहा है कि जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसनट्रेशन है वो 0.8 से 0.4 m हो रही है। कितनी देर में? 10 मिनट में हो रही है। देन हाउ मैनी टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसनट्रेशन बिकम 0.01। अब मुझे बताओ कि कंसनट्रेशन को 0.01 होने में कितना टाइम लगेगा। अब एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 0.08 m से 0.04 m कन्वर्ट हो रही है, मतलब आधी हो रही है। क्या हो रही है? आधी हो रही है, हाफ हो रही है। इसका मतलब क्या गिवन है? क्या गिवन है आपको? हाफ लाइफ गिवन है। क्या? कितनी? 10 मिनट। आंसर अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन क्या है? गिवन है आपको हाफ लाइफ। समझ रहे हो भाई? क्या है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू कितनी है? 10 मिनट। ध्यान रखना, मैंने क्यों कहा है इसको। आप चाहो तो तरीके से भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। फॉर्मूले में रखो, K2 की वैल्यू निकालो, फिर T की वैल्यू निकालो, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, 0.08 से 0.04 हो रही है, 0.08 से 0.4 हो रही है, आधी होगी। क्या इसका मतलब क्या गिवन है? हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 A0। यही होता था। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। कितनी है? देखो A0 इज इक्वल टू तो कितनी है? 0.08 मोलर। M का मतलब क्या है? मोलर। थोड़ी देर पहले बताया था मोलर का मतलब क्या है? मोल पर लीटर। मोलर का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक, तो आपको यहाँ से देखो T हाफ गिवन है, K2 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/T हाफ इंटू A0। तो K2 कितना जाएगा? K2 आएगा 1/T हाफ कितना है? 10 मिनट इंटू A0 कितना है? 0.08 मिनट। ठीक, इक्वेशन इसको कह दो 1। आगे क्या बोल रहा है? हाउ मैनी टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन बिकम 0.01। अब देखो ये पूछ रहा है 0 पे 100। ठीक है, हाँ सॉरी 100 नहीं, 0.08 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0। टाइम पूछा है कितना? जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो जाए? 0.01 हो जाए। उस टाइम भी क्या पूछा? टाइम। इससे तो अपने को लेना देना ही नहीं है, तो क्या कहोगे? T इज इक्वल टू 1/K2 डॉट x ओवर A0 इंटू A0 माइनस एक्स। K2 की वैल्यू पता है, x की वैल्यू सबको आपको पता है ही। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है ही, निकाल सकते हो। नहीं है तो इसमें से घटा देना, इसमें से घटा देना। ठीक है, मतलब 0.07 आएगी क्या? देखो भाई बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ मैं। हमें पता है A0 माइनस एक्स कितना है? 0.08 सॉरी 0.01 है। देखो A0 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.01 है। ठीक है, अपने को क्या करना है? एंड A0 की वैल्यू कितना है? 0.08 हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? देखो रे, हम ऐसे ये कह सकते हैं क्या कि A0 माइनस का 0.01 इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स को उठा के अपन इधर ले गए और इस वैल्यू को उठा के इधर ले आए। A0 की वैल्यू कितनी है? 0.08 माइनस 0.01। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? एक्स इज इक्वल टू 0.07 हो जाएगी क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन में डाटा रख दो। T इज इक्वल टू 1 ओवर, देखो K2 की वैल्यू क्या रखोगे? 1 तो ये रहा K2 में, अब वापस से 1 में बटे में बना रहे, तो आप डायरेक्ट ऊपर ले जाओ उसको। 10 इंटू 0.08। ठीक, इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 0.07 ओवर A0 की वैल्यू 0.08, A0 माइनस एक्स की वैल्यू 0.01। ये लो काटो, काट दिया। दोनों पॉइंट से पॉइंट भी बैठाओ, सीधा सीधा आ गया। 10 इंटू 7 कितना आ गया? 17 आ गया क्या? 70 मिनट आ गया क्या? 70 मिनट। ये लो बस हो गया 16। कुछ करना ही नहीं पड़ा। पॉइंट से पॉइंट उठाया, ऊपर 7 नीचे 1, 7/1 कितना आएगा? 7/1 7 7 इंटू 10 70 मिनट, बस खत्म।
ये लो टाइम पूछा रिक्वायर्ड, कितना आ गया 70 मिनट। तो आई होप आपने इस न्यूमेरिकल पोर्शन को एंजॉय किया होगा। बोलो किया या नहीं किया, मज़ा आया? हो सकता है मैं बोर्ड की चिपका हुआ रहा तो आपको इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन थोड़ा सा रखो और इसको अच्छे से आप समझो। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अपन आगे एक ट्रिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक? तो चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिक, ठीक? अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एक ट्रिक। ठीक है, एक ट्रिक है। किस किस की है? एक तो आपके पास है nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ट्रिक है वो किसके लिए है? nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें पहले तो अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्ट ट्रिक से, कोई सी भी ऑर्डर की हो, डायरेक्ट ट्रिक से क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रिक अपने किसके लिए? फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। पहली ट्रिक हम किसके लिए यूज़ करने वाले हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी kn इज इक्वल टू 1/t 1/n0 minus x raised to the power n minus 1 minus 1/n0 raised to the power n minus 1, ठीक। ये रहा एक्सेप्शन। लिख लेना। दिस फॉर्मूला doesn't applicable for first order reaction, ठीक है। दिस फॉर्मूला डजेंट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे आप n-1 और लिख लेना, n-1 और लिख लेना। kn इज इक्वल टू n-1t, ठीक है, वेरी गुड। n क्या है हियर? n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। a0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो k 0 इज इक्वल, देखो अपने पास वहाँ पे क्या आया था? x/t आया था क्या? ठीक है, k 0 इज इक्वल टू 1/0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या आएगा? माइनस का t, ठीक है, अपॉन 1/a0 माइनस x की पावर -1 माइनस 1/a0 इसकी पावर क्या आएगी? -1। तो ये तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? +1, ठीक है। क्या आएगा? k0 इज इक्वल टू -1/t a0 माइनस x माइनस a0, ठीक है। कट रहा है क्या? ये लो कट गया। ये माइनस क्या आ गया?
क्या गया, एक्स वाई टी। बोलो समझ में आ गया। अरे ये माइनस और ये माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस, ठीक है, एक्स वाई टी। सर हम तो ऐसे करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटेंगे, ऐसे कर लो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो वैसे कैसे कर लो, आपको यही मिलेगा। ठीक, सेकंड ऑर्डर के लिए देखो कि फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में किसकी टर्म आती है, लोग की टर्म आती है, एल एन की टर्म आती है। इस फॉर्मूले में कहीं भी क्या नहीं है, एल एन की टर्म नहीं है। इसलिए ये जो अपना ट्रिक है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके, एन इज इक्वल टू कितना आएगा, एन इज इक्वल टू आएगा 2। वैल्यू पुट करो, K2 इज इक्वल टू 1/2 - 1 T 1/A0 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 2 - 1 माइनस 1/A0 रेस्ट टू द पावर 2 - 1। K2 इज इक्वल टू 2 - 1, 1 आएगा, 1/T, बोलो क्या आया, 1/A0 माइनस एक्स माइनस का 1/A0। बोलो रे, मैंने इसको इक्वेशन 3 कहा था और ये कहा था कि ये वाली इक्वेशन आपको ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगी। अब आप एलसीएम लेके आप यहाँ से बना सकते हो, K2 इज इक्वल टू 1/T एक्स ओवर A0 इंटू A0 माइनस एक्स। ये आप यहाँ से बना सकते हो एलसीएम ले ला के। अब पता लग गया ट्रिक का, लग गया, वेरी गुड। टफ करूँ, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब एक और हाफ लाइफ का और देख लेते हैं। 4, ये nth ऑर्डर के लिए ध्यान रखना, ये nth ऑर्डर के लिए है। ठीक है, 4 हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, T half is equal to 1 upon T half is equal to 2 की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 ओवर kn A0 की पावर n माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। यहाँ पे NiS1 लिखना आप, ढंग से लिखते हैं इसको, 2 की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 kn A0 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको सब कुछ पता ही है कौन क्या है, आपको सब कुछ पता है ही कौन क्या है। करते हैं पहला, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ भी क्या लिखोगे आप, देखो क्या लिखोगे, जो टी हाफ है उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑर्डर के लिए 0 होगी। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 0 माइनस 1 ओवर 0 माइनस 1 के 0 A0 की पावर माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट लिखा है मैंने। ठीक है, ये लो खुश, टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 ओवर माइनस का K0 डॉट A की पावर माइनस 1। तो ये तो ऊपर जा सकता है क्या, ये तो ऊपर जा सकता है और ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, टी हाफ इज इक्वल टू, ये देखो जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब वहाँ से रिलेशन बता देगा आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में क्या बता देगा, रिलेशन ये बता देगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका -1 ओवर 2 माइनस का K0
और ये हो गया आपका ए नोट। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट गए, तो ये आपका आ गया टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k0। यही तो आया था अपने पास, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट रेस टू द पावर n-1। बस आप तो ये रिलेशन याद रख लेना भाई, आप ये रिलेशन याद रख लेना, ठीक है। सारा काम आपका यहाँ से हो जाएगा, बस केवल रिलेशन बताना है आपको, तो ठीक है भाई। क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, किसके लिए, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करने की और इंटीग्रेटेड रेट लो कैलकुलेट करने की, ठीक है। मिटाऊँ उसको, मिटाऊँ, ओके। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको उतार लो, ठीक है भाई, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और देखो भाई, जैसे ही अपन आगे बढ़े, अब अपने पास आ गई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखना भाई। इससे पहले अपने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब ये और बच रही है सूडो ऑर्डर, इसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो जनरली ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है जनरली, कि दोज रिएक्शन इन विच या फिर दोज रिएक्शन फॉर विच ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर डिफरेंट, दोज रिएक्शन फॉर विच ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर डिफरेंट आर कोल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो क्या कहलाती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अब आपको सर ये ऑर्डर मोलिकुलरिटी क्या होती है, वैसे तो आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट इसके बाद में अगला टॉपिक करना वही है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं। अब ध्यान रखना, अगर ऐसा होता, डेफिनेशन क्या कहती है, दोज रिएक्शन फॉर विच ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी वैल्यू आर डिफरेंट, जिनके लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो क्या कहलाती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अगर ऐसा होता तो आप याद करो किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को याद करो, किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को याद करो। बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर की वैल्यू क्या है, जीरो, बट मोलिकुलरिटी की वैल्यू जीरो हो गया। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, ज़िंदगी में भी नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी की वैल्यू ज़िंदगी में भी किसी के भी रिएक्शन की जीरो नहीं हो सकती। अगर रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जीरो होगी मतलब मोलिक्यूल ही उसमें नहीं है, तो कहीं की रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मोलिकुलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उनकी मोलिकुलरिटी भी क्या है, डिफरेंट, और ऑर्डर भी क्या है, डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अरे नहीं कह सकते, जीरो ऑर्डर अलग है, सूडो ऑर्डर क्या है, अलग है। जीरो ऑर्डर अलग है, सूडो ऑर्डर क्या है, अलग है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये कहा जाता है दोज रिएक्शन फॉर विच द वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इन RDS आर डिफरेंट कोल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ऐसा होना चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी की वैल्यू डिफरेंट है तो आप उसको कहोगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी की वैल्यू RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखना, आप डेफिनेशन लिखना, दोज रिएक्शन फॉर विच the value of order and molecularity, those reaction for which
the value of order and molecularity are different in rate determining step RDS. ठीक है, those reaction for which the value of order and molecularity are different in rate determining step called pseudo order reaction. इनकी खास बात बताऊँ इन रिएक्शन की, बताऊँ? इन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो होता है, ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सिस. वो जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है? एक्सिस में होता है. अब क्या होता है, ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट एक्सिस में होगा वो रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को खास इफेक्ट नहीं होगा. अगर उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर वो रिएक्टेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व भी कर रहा है तो उसकी जो कंसंट्रेशन, उसमें जो चेंज आएगा, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसके ऊपर खास इफेक्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अरे बहुत ज़्यादा आपने ले रखा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपने ले रखा है, तो ज़रा सा उसमें से निकाल भी लिया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए रेट लॉ में उस एक्सेस वाले सब्सटेंस को या फिर रिएक्टेंट को अपन कंसिडर नहीं करते हैं, ध्यान रखना. तो इन रिएक्शंस के एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक पहचान होती है, वो क्या लिखना, कैसे पहचानोगे? इन pseudo order reaction, one of the reactant present in excess. ध्यान रखना, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहचान क्या होती है? इनमें कोई भी एक रिएक्टेंट है वो किस में रहेगा? एक्सिस में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. पीछे तो देखो बेसिक हाइड्रोलाइसिस लिखा था, सेकंड रोटे में तो क्या लिखा था? बेसिक हाइड्रोलाइसिस लिखा था. यहाँ पे क्या लिख रहे हो? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. तो आप लिखोगे ये तो आप क्या है? इथाइल एसीटेट. ठीक है, एस्टर है, ध्यान रखना, इथाइल एसीटेट है. अब ये एस्टर, ध्यान रखना क्या है? एस्टर. आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या? एस्टर है. ठीक है, प्लस H2O प्लस क्या? H2O, और नीचे लिखा हुआ है क्या? एक्सेस. नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्सेस. अगर एक्सेस नहीं भी लिखा हो और H2O लिखा हो तो समझ जाना, ठीक है, समझ जाना आप. और यहाँ पे लिखा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस से ध्यान रखना. तो ये बनेगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH. जब हमने इस रिएक्शन की रेट लिखी, क्या लिखी? रेट लिखी, तो अपने पास अपने ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जर्व किया, और ये जो रेट आई है ये एक्सपेरिमेंटल है. ये रेट कैसी है? एक्सपेरिमेंटल है भाई. अपन ने खुद से नहीं लिखी, अपने को तो एक्सपेरिमेंट से गिवन है. तो इसमें केवल एक ही रिएक्टेंट आ रहा है, ठीक है. तो बताओ ऑर्डर तो क्या होगा इसका? ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है. एंड मोलिक्युलरिटी बताओ, देखो एक तो ये रहा रिएक्टेंट और एक ये रहा. एक्सिस में है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना ही हो, एक तो है ना. अरे H2O अपनी जगह एक है और एस्टर अपनी जगह एक है, तो टोटल रिएक्टिंग मोलिक्यूल कितनी है? 2. टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है? 2. ठीक है, तो मोलिक्युलरिटी कितनी होगी इसकी? 2. देखो खुद देखो,
ऑर्डर कितना है 1, मोलिकुलरिटी कितनी है 2। तो ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर तो 1 हो और मोलिकुलरिटी 2 हो उनको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहोगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से क्या कह सकते हो? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रही, देखो दिख तो रही थी सेकंड ऑर्डर की और है कैसी? फर्स्ट ऑर्डर की। ध्यान रखना ये एक्सपेरिमेंटल है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल्स और आप और लिखोगे, याद रखोगे। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है सूडो ऑर्डर रिएक्शन का। तो दो एग्जाम्पल हो गया आपके पास, एक तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ये दो एग्जाम्पल्स किसके हो गए हैं आपके पास? किसके हो गए हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन फॉर विच द वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर डिफरेंट इन RDS, आर डिफरेंट इन RDS। देखो अगर आप ऐसे कह दोगे ना, RDS नहीं लगाओगे एक तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। कोई कह देगा बताओ जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, जीरो ऑर्डर की तो रेट और मोलिकुलरिटी, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो क्या आप वो जीरो ऑर्डर सूडो ऑर्डर होगी? नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगी। जीरो ऑर्डर अलग चीज़ है, सूडो ऑर्डर अलग चीज़ है। सूडो ऑर्डर की आइडेंटिफाई कैसे करोगे सूडो ऑर्डर को? उसमें जो वन ऑफ द रिएक्टेंट होगा, एक कोई रिएक्टेंट होगा, वो किस में होगा? एक्सिस होगा, इज इन एक्सिस। ठीक है, इज इन कैसा होगा? एक्सिस। तो जैसे ही एक्सिस में होगा उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट कोई खासा इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो रेट की जो इक्वेशन होती है उसमें नहीं आता। रेट अपने खुद से नहीं लिखा, ध्यान रखना। ये जो रेट की इक्वेशन आई है ये एक्सपेरिमेंटल है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल। अपने तो इसको देखा है, तो जब हमने देखा तो रिएक्टेंट की पावर 1 आई, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। मोलिकुलरिटी अपने देख के बता दी, मोलिकुलरिटी देख के बता दी कितनी है? 2 है। मोलिकुलरिटी कितनी है? 2 है। तो ये हो गया आपकी सूडो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? आ गया, वेरी गुड। अब देखो जो पॉइंट था वो पहले पढ़ाना चाहिए था आपको, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी वाला, तो दिमाग से वो स्लिप हो गया। अब अपन पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो हेडिंग डालो आप, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। हेडिंग डालोगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, हेडिंग डालोगे आप ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ठीक है भाई, ओके। आपने हेडिंग डाली ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ध्यान रखना भाई, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लिखते हैं इनकी। सबसे पहले तो क्या करते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इनमें डिफरेंस करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे? इनमें डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो ऑर्डर, ऑर्डर। देखो ये ऑर्डर क्या होता है? आपने कोई एक रेट इक्वेशन आपको गिवन है, ये कोई रेट इक्वेशन आपको गिवन है, तो फिर क्या कहते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका समी क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो हम कह सकते हैं क्या? दी सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो। ऑर्डर क्या होता है? द सम ऑफ N1 प्लस N2 प्लस N3, ये क्या है? ऑर्डर है। क्या लिख सकते हो? द सम ऑफ पावर ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इन रेट लो कोल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ इसकी। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो ऑर्डर की, लिखो दी सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन